हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर्स इंडिया। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स यहाँ पर आए थे और तो सबको मैं यहाँ पर एक एक करके रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। मैं जितने भी मैं यहाँ पे इस वाली वीडियो में रिप्लाई कर पाऊंगा। इसके अलावा कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर बिजी था, इसीलिए कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट मार्केट बहुत अच्छी होती है, मैं डे बाय डे यहाँ पर देख रहा हूँ। एंजल वन हो गया, कैम्स हो गया, सीडीएसएल हो गया, ये सब यहाँ पर धुआंधार भाग रहे हैं। अब यहाँ पर लोग गायब हो गए, आजकल कोई कमेंट नहीं कर रहा है। प्रॉफिट सब बढ़िया बढ़िया बना रहे हो आजकल, यहाँ पर कोई लिख नहीं रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है। एनीवेज, फिलहाल यहाँ पर एक आध शेयर्स ऐसी भी हैं जो मैंने कवर करे थे बट अभी तक वो नहीं चले हैं। मैंने आपका कमेंट यहाँ पर दिन में ही पढ़ लिया था तो मैं इसका भी रिप्लाई कर देता हूँ। बारी बारी से यहाँ पर टॉप से शुरुआत करते हैं एंड आईपीओ से भी चुटर पुटर अपडेट है, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर कवर करा दूंगा। और बीएससी या एंजल वन अगर अभी तक कोई होल्ड कर रहा है तो कब एग्जिट लेनी है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। वैसे टू बी रियली ऑनेस्ट, बीएससी पे मैंने 7,500 रुपए के आसपास एग्जिट करवा दी थी, तो उस हिसाब से 7,500 रुपए पे जिन्होंने एग्जिट करी होगी लगभग 2,500 रुपए के आसपास। बट करंटली ये लगभग 3,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। मतलब कि अगर किसी ने उस समय मेरे कहने से सेल कर दिया है और अगर सेल ना किया होता तो लगभग 8,500 रुपए के आसपास ये स्टॉक अब स्प्लिट से पहले वाले अमाउंट पे पहुंच रहा है। मतलब स्प्लिट हुआ था तो 7,500 रुपए हुआ था, तो उसके हिसाब से लगभग 9,000 रुपए के आसपास से पहुंच रहा है। देखो, मेरा जो टारगेट था वो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप का था, जो कि यहाँ पे टच हो गया, हिट हो गया, उसको ओवरटेक कर चुका है ये। अ, अगर ये पोर्टफोलियो में है ठीक है, कैरी फॉरवर्ड आप लोग कर रहे हो करो, बट इतना बता दूं ये बहुत ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला है ऐसा। क्योंकि आप लोग को समझना होगा 3 महीने में 100% से ऊपर का रिटर्न बीएससी ने दिया है, विच इज़ फिनोमिनल, बट दिस इज ऑल्सो अनएक्सेप्शनल। आप इतना रिटर्न एक्सपेक्ट किसी भी स्टॉक से नहीं कर सकते हो और अगर वो दे रहा है तो आप लोग को एग्जिट ले लेनी चाहिए। मैं स्क्रीनर पे भी इसको चेक कर रहा था क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक यहाँ पर एग्जिट नहीं लिए। सर देखो, अब जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही अपर साइड में धीमे धीमे जा रही हैं। लगभग जो मैक्सिमम पी था वो 100 के आसपास का ही ये स्टॉक कभी भी मेंटेन कर पाता है। वो 100 का ही पी रहता है, मतलब 100 के पी को कभी भी ओवरटेक कर नहीं पाता है। लगभग 90 के पी पे ये आ चुका है। तो 90 और 100 के पी में कोई बहुत अंतर नहीं है, मुश्किल से खाली 2-4% की यहाँ पर बात होगी। मतलब कि 2,900 रुपीज के आसपास से भी चल रहा है और लगभग 3,000 रुपए के आसपास मैक्सिमम ये जा सकता है। मेरी मानो मत 100 रुपए की यहाँ पर भागा दौड़ी करो। क्रॉस करने में अभी 3500 का भी हो जाए तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा लो, अपने जो भी आप डीमेट अकाउंट यूज करते हो वहां पर जाओ, उसमें सेल के ऑर्डर में जाके एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दो और उसको प्लेस करके रोज सुबह छोड़ दो। डेली उठो और लगभग 2,800-2,700 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दो। ऑल दो 2,700 रुपए कभी भी एक दिन में 200 रुपए नहीं गिरेगा, क्योंकि 200 रुपए गिरने का मतलब हो जाता है लगभग 8% के आसपास। तो इतना तो बीएससी कभी एक दिन में नहीं गिरेगा। ऊपर से ये भी क्योंकि ये लार्ज कैप की कंपनी बन चुकी है, 1,15 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो रहा है। बट हल्का सा कंसर्न अब हो जाओ यहाँ पर जो लोग इसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। टारगेट वारगेट अब यहाँ कुछ नहीं है, बस जितना भाग रहा है बस उतने में ही मजे लेते रहो। इसके अलावा एक स्टॉक और है, मैं अपनी इच्छा से इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ई क्लर्क्स ई क्लियर एक्स को मैंने 2,800 और 2,400 रुपए पे कवर किया था। मैंने खुद 2,800 पे बाय किया था, रोज कह रहा हूँ, और उसके बाद ये 2,400 पे गया था। कोई दिख नहीं रहा है मुझे जो कमेंट कर रहा है इसके बारे में, क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या इसको किसी ने भी नहीं लिया था? मतलब ये स्टॉक मैंने आज से दो दो महीना पहले कवर किया था अप्रैल में, 2,800 रुपए से लेकर 2,400 रुपए का हो गया था। मैंने 2,800 पे बाई किया था, उसके बाद 2,400 का हुआ था। तो कोई तो यहाँ पर होगा जिसने 2,400 पे बाई किया होगा, तो कि लगभग 50% का प्रॉफिट 1-1.5 महीने में ये दे चुका है। भैया मैंने भी अगर 2,800 पे भी बाई किया है ना, तो भी लगभग मैं 30% के प्रॉफिट में यहाँ बैठा हूँ 1 महीने में। अभी की बात है यार, सारी वीडियोस मैंने जो बना के डाली हैं आईपीओ वाली, इससे पहले मैंने इसको कवर किया था और एक दो बार मैंने इसको कई, देखो यहाँ भी 13 दिन पहले भी कवर किया था। 13 दिन पहले के और पहले अगर जाओगे आप लोग यहाँ पर तो कई बार मैंने इसको कवर किया है। मैं लोगो लगाता नहीं हूँ मैं, बट ई क्लर्क्स ये देखो यहाँ पे भी मैंने कवर किया भाई 4 हफ्ते पहले। तो इसको मैंने कई बार कवर किया है। आप में से किसी ने देखो यहाँ पे भी 1 महीना पहले देखो यहाँ पे भी लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने इसको कवर किया है, यहाँ पे भी मैंने इसको कवर किया है। तो किसी ने अगर ये वाली कंपनी ली है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बताओ तो यार कि कौन कितना मजे में है, देखूं तो मैं भी। बाकी यहाँ पे जो टारगेट है वो इसका ऑल टाइम हाई के आसपास था, जो कि लगभग 3,800 रुपए के आसपास का है, जो कि इन कमिंग फ्यू डेज और मे बी सम वीक्स में पहुंच जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। यहाँ पर बेचने की इसको नीड नहीं है।
ये 30% के आसपास एक महीने में भाग चुका है, मुझे पता है सडनली बहुत कस के भागा है। तो अब अगर थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज जाता भी है तो भी आप लोग उसको कैरी फॉरवर्ड आराम से करो, अभी इसमें होल्ड करके चलो यहाँ पर। इसके अलावा एक और स्टॉक है यहाँ पर अपना, वही प्यारा सा कैम्स हो गया, 2% के आसपास यहाँ पर भागा है, बहुत शानदार। फिलहाल आजकल रोज ही भाग रहा है, रोज अपना ये मतलब नए नए हाइस क्रिएट कर रहा है। बाकी ऑल टाइम हाई तो उसका वही 55-52 रुपए के आसपास का है, तो वहां तक तो अपने को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करना है किसी भी हालत में। आइडिया फोर्ज को मैंने कभी कवर नहीं किया, 400 रुपए का स्टॉक था, मेरी वॉच लिस्ट में था, काफी नुकसान मैंने इसमें झेला है, इसमें मैंने बहुत नुकसान झेला है आइडिया फोर्ज में। मतलब ये मैंने 800 पे लिया था और फिर 600 पे बेचा, फिर 400 पे भी मैंने बेचा, तो बहुत नुकसान झेला है मैंने इसमें। एनीवेज 400 रुपए के बाद 300 रुपए तक गया था, वापस से 600 रुपए का आ गया, बकवास स्टॉक है, सो प्लीज मत बाय करना। रीजन क्या है, कंपनी का अगर आप लोग यहाँ पे रिजल्ट देखोगे तो कंपनी की ऑर्डर बुक खाली है, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो पूरी पूरी खाली देख सकते हो, क्वार्टरली क्वार्टर पे ये लोग लॉस पे लॉस झेलते जा रहे हैं, इसीलिए इसको मत लेना, ये सिर्फ वॉर के चक्कर में भाग रहा है, वरना इतना ये नहीं भागता। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है आप लोगों के लिए। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज, मैंने इसको भी एक दो बार आजकल कवर किया था, 4,000 रुपए के नीचे मिल रहा है, 4500 रुपए का शॉर्ट टर्म का टारगेट मैं यहाँ पर इसको दे सकता हूँ, मतलब कि 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर 4500 रुपए जा सकता है। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि लगभग 4000 से 4500 का मतलब हो जाता है खाली 11% के आसपास का टारगेट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। रीजन क्या है, यहाँ पर सेफ बेट है, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, लार्ज कैप की बनने की उम्मीद है मुझे इस कंपनी को, कि इस साल 2025 में जो पीआई इंडस्ट्रीज है ये एक ना एक बार लार्ज कैप यानी कि 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को टच करेगा। ऑल्दो अभी तो मैं यहाँ पर खाली 70,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन का इसको यहाँ पर टारगेट दे रहा हूँ, तो तकरीबन 4500 रुपए तक तो इजीली आप लोग होल्ड कर सकते हो। बहुत ही स्टेबल स्टॉक है ये, 50-60,000 करोड़ का भी स्टॉक है ना, ज्यादा गिरता नहीं है, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे भी तो एक बढ़िया एक नॉमिनल सा रिटर्न देते चलता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, इसीलिए एक स्टेबल स्टॉक में आप लोग को यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको भी बाय किया जा सकता है। इसके अलावा भी एंजल वन और सीडीएसएल यहाँ पर और बचा हुआ है। हाँ सीडीएसएल, सीडीएसएल जरूरत से तेज भाग रहा है, ज्यादा नहीं भाग रहा है, उम्मीद मुझे पूरी थी भागेगा, भागा 1800 तक पहुंच गया है, लेकिन उम्मीद से बहुत तेज भाग रहा है। एक महीने में 35% की मुझे तो उम्मीद नहीं थी, देखो भागना था ये मुझे पता था, मुझे लगा था 2-2%, 3-3% करके चलेगा, एक एक हफ्ते में वो भी, मतलब एक हफ्ते में 3% का रिटर्न दिया, तो महीने में वो भी तकरीबन 10-12% का हो गया, कंपाउंडिंग में और लगा लो, बट 35% के आसपास का मुझे यहाँ पर एकदम से ये भाग जाएगा उम्मीद नहीं थी। इनफैक्ट आज भी ये 5% के आसपास बढ़ा है। मार्केट में कोई भी मेजर न्यूज तो यहाँ पर सीडीएसएल को लेके नहीं है। एनएफडीएल का आईपीओ आने की बहुत जल्दी यहाँ पर उम्मीद है, बट अगेन एनएफडीएल के आईपीओ से आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ खास है। कैपिटल मार्केट एज सच पूरी पूरी यहाँ पर चल रही है, चाहे वो सीडीएसएल हो, चाहे वो आप लोगों का बाय की रिकमेंडेशन यहाँ पर किसी ने आई है शॉर्ट टर्म के लिए, जो जो टारगेट है वो लगभग लगभग 10% ऊपर है। अरे सब आर्टिकल से टारगेट वार्गेट छोड़ो, यहाँ पर इसको आराम से होल्ड करो। ओके 1700 से 1720 रुपए तक का टारगेट है, वाह। कब का आर्टिकल मैं ये देख रहा हूँ, 2 जून का आर्टिकल देख रहा हूँ, आज 5 जून है, क्या आर्टिकल निकालते हैं ये लोग भी। ये आराम से यहाँ पर होल्ड करो डिस्पाइट ऑफ द वीक, ना 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 ना, मार्केट सही हो रही है ना, मार्केट सही हो रही है, नए नए डीमेट अकाउंट खोलेंगे लोग, ट्रेडिंग फिर से करेंगे, तो ये आराम से इसको आप लोग होल्ड करो। यहाँ पर वैसे भी जो टारगेट है मेरा सीडीएसएल का, वो 2000 रुपये का, 1900 रुपये के आसपास का तो ऑल टाइम हाई था, 2000 रुपये के आसपास का, और अब की वहाँ जाएगा तो लंबा जाएगा। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो इसका जो टारगेट है मैं जो देखता हूँ ना, वो 50,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी में देखता हूँ यहाँ पर, मतलब कि 2,500 रुपये के आसपास, 2,200 रुपये के आसपास इजिली स्टॉक यहाँ पर जा सकता है, 2,200 से 2,500 रुपये के बीच में, तो इसको वहाँ तक आप लोग आराम से होल्ड करो। इसके बाद एक स्टॉक और बता दूंगा यहाँ पर, फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई देना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पर, वो है एंजल वन, लगभग 4-5% के आसपास भाग गया, ये भी बहुत तेजी से तेज पकड़, मतलब स्पीड पकड़ रहा है, 2,000 रुपये के आसपास से था तकरीबन 6 महीने तक, मुझे काफी लोगों ने इसको बाय किया, काफी लोगों ने मुझे गाली भी दी कि ये गिर रहा है नहीं बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बट अब जब भाग रहा है तो बहुत कस के भाग रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। देखो जब मार्केट जब सेक्टर चलता है ना पूरा पूरा, तो फिर सेक्टर को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि ये बात मैंने कई बार पहली वीडियो में बोली थी। अभी भी लोग डिक्सन, मैंने बताया डिक्सन, लोग अभी कुछ लोग हैं जो बाय करके बैठे हुए हैं, सर वो जब चलेगा ना डिक्सन, कोई रोक नहीं पाएगा। 14,000 15,000 रुपए की रेंज में जो डिक्सन बाय करके बैठे हैं ना, अब की ऊपर गया तो 20 क्रॉस कर देगा। मजाक से हट के बोल रहा हूँ, बताता हूँ मैं क्यों। डिक्सन बहुत बढ़िया स्टॉक है अपने आप में, वो सेक्टर अलग है, इनसे एंजल वन को कहीं कंपेयर मत करो, ये कैपिटल मार्केट है, वो डिक्सन अलग है, वो आईटी, वो टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग,
इंडस्ट्रीज का स्टॉक बोल सकते हो उसको आप लोग, बट एंजल वन ये सब अलग है। बट जब स्पीड पकड़ते हैं तो बहुत कस के पकड़ते हैं, मतलब 3,000 रुपये भी अभी आया था, 3,000 रुपये पे भी जब ये आया था अभी अराउंड एक हफ्ते पहले, तब भी लोग काफी खुश हुए थे। 29 तारीख को देखो आया था, और आज कितनी, आज 5 तारीख है, मुश्किल से हफ्ता भर यहाँ पर हुआ है, हफ्ते भर में 10% के आसपास से और भाग चुका है। थोड़ा सा 3500 रुपये के आसपास से पहले मैं इसको यहाँ पर एक बार स्टेबल होता हुआ देखना चाहूंगा। बाकी अल्टीमेट जो टारगेट है वो इसका 4500 रुपये का कितना टारगेट है यहाँ पर इसका बता रहा हूँ कितना टारगेट है, वो ऑल टाइम हाई इसका वही 4,000 रुपये के आसपास का टारगेट है। शॉर्ट टर्म में भी 3400 रुपीज के आसपास का एक टारगेट है, यू पैटर्न कंप्लीट करेगा, पर वहां पर हो सकता है साइडवेज जाए या बाउंस बैक करके यू पैटर्न ब्रेक करेगा, तो वही फिर 4-4,500 रुपये इजिली यहाँ पर चला जाएगा। अब आते हैं आप लोग के कमेंट्स के ऊपर। इरेदा, इरेदा सर देखो, इरेदा बेहतरीन स्टॉक है, मेरे पास भी है, और इरेदा में मैं बहुत ऊपर हूँ, मैं 500-600% ऊपर हूँ, क्योंकि मैंने ये 32 या 30 रुपए में बाई किया था। मुझे इसका आईपीओ भी लगा था, वो भी मैंने नहीं बेचा था, उसके बाद मैंने इसको और बाई किया था। डाउनफॉल कंप्लीट हो चुका है, स्टेबल होने लग गई हैं चीज़ें यहाँ पर, 50% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर जो था वो कंप्लीट हो गया है। डिफेंस सेक्टर में भी ऐसा ही फॉल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था 50% के आसपास का, और उसके बाद सारे के सारे यू पैटर्न बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, काफी तो यू पैटर्न कंप्लीट कर चुके हैं। चाहे मैं शिप बिल्डर्स की बात करूं, चाहे मैं आप लोगों के ये ड्रोन्स वालों की बात करूं, ये सारे यू पैटर्न कंप्लीट कर चुके हैं। सिंपल यू पैटर्न में यहाँ पे भी इसका देखूंगा, कोई भी एज सच टारगेट वगैरह नहीं है मार्केट कैप वाइज या प्राइस वाइज को टारगेट मैं नहीं दूंगा, बट हाँ एक शॉर्ट टर्म का टारगेट है लगभग 230 रुपये, 200-250 रुपये के आसपास का यू पैटर्न बनाएगा, तो इसको आप लोग होल्ड कर सकते हो आराम से। कंपनी बढ़िया है, और जिनको नहीं पता रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी काम करती है, एज सच काम नहीं करती है, लोन देती है, बैंक से लोन, मतलब बैंक से पैसा लेती है और आगे दूसरी कंपनियों को 1 या 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के लोन दे देती है। तो काम उतना कोई धमाकेदार नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट की है, और इसको काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। कोई एक टर्म होता है शेयर्स को वो घोषित किया जाता है, तो इसको वो घोषित कर रखा है, मुझे वो नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, इसको वो कर रखा है। कौन सा एक टर्म होता है, अवार्ड जैसा टर्म होता है, वो इसको लाइक मिला हुआ है, तो इसको प्लीज होल्ड कर सकते हो आप लोग यहाँ पर। वरुण बेवरेजेस को आप लोग इजीली होल्ड करो। वरुण बेवरेजेस का जो अगला क्वार्टर रिजल्ट आने की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा आएगा, क्योंकि गर्मी यहाँ पर पीक पे चल रही है, और इंडिया जहाँ पर इतनी ज्यादा पब्लिक, इतनी ज्यादा कस्टमर्स रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बिकेंगी, बहुत कस की बिकेंगी। वरुण बेवरेजेस अभी शांत है, जब चलेगा देखो ये सारे वो स्टॉक्स हैं, जैसे कि आप लोगों का देखो सीरियस, जो आप लोग पुराने लोग हो, जो पुराने लोग हो पुराने, उनको मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। जैसे फेडेसल नहीं चल रहा था, जैसे कैंप्स नहीं चल रहा था, जैसे एंजल वन नहीं चल रहा था, मुझ पे ट्रस्ट था ना, आप लोगों ने होल्ड किया, सब भागे, और इतना अब भागा है कि आप लोगों को भी पता है कि इतना प्रॉफिट आप लोग अगर फुदकते रहते तो नहीं जनरेट कर पाते, और अब वो प्रॉफिट झटके से इतना हुआ है ना, झटके का पैसा ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अब आप अपना पोर्टफोलियो खोलते हो, देखते हो यार मैंने 4 महीने पेन झेला, अब सडनली मेरा पोर्टफोलियो 30% 40% ऊपर है। सर देखो पैसे आपके, पैसे तो मुझे कोई देने वाला है नहीं वैसे भी, और मुझे यूट्यूब से पैसे वैसे भी नहीं मिलते हैं। इसको होल्ड कर लो, इसको होल्ड कर लो, ये जब चलेगा ना, ये तो 2-4 महीना होल्ड करो, ये चलेगा, ये बहुत कस के चलेगा। बस यहाँ पर देख रहे हो प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी पी इस समय धरती को छूता चला जा रहा है, एवरेज पी भी यहाँ पर तकरीबन 90 के आसपास का था, मतलब कि 30-40% यहाँ पर वरुण बेवरेजेस इस पॉइंट से भाग सकता है। मैंने तो इसको और ऊपर बाय किया है, मेरी एवरेजिंग तो ऊपर की भी है नीचे की भी है, और बहुत पुरानी भी है, जब कंपनी 50,000 करोड़ की थी, आज तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की बन चुकी है। तो वरुण बेवरेजेस को तो मैं बहुत पहले से ट्रैक कर रहा हूँ, बट अभी भी इसको आराम से होल्ड करो, बढ़िया चलेगा ये। इसके अलावा अमर राजा भी वो स्टॉक है जो अभी तक नहीं चला है, ये दोनों वो स्टॉक्स हैं। अमर राजा तो जब भागेगा तो तगड़ा भागेगा, क्योंकि ये तो छोटी कंपनी है, 18,000 करोड़ की कंपनी है। इंडस्ट्री पी भी लगभग यहाँ पर देखोगे तो 35 का है, और इसका पी लगभग 20 का है। मोटा मोटा यहाँ पर 60-70% स्टॉक इजीली भाग सकता है। ऑल टाइम हाई भी इसका 1,600 रुपए के आसपास का था, तो वही 60%, 40-50% के आसपास इजीली भाग जाएगा, तो आराम से होल्ड करो। येस बैंक और ओला छोड़ दीजिए। एनबीसीसी की बात करूं मैं, एनबीसीसी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है, सेक्टर ही ज्यादा नहीं चलता है, चाहे मैं एनबीसीसी की बात करूं या मैं ये आप लोगों का जो कंस्ट्रक्शन लाइन के जो स्टॉक्स होते हैं किसी की भी बात करूं, यहाँ पे देखो तो सन 2024 में भी जो प्राइस था उसी के आसपास अभी भी मिल रहा है, 1 साल के आसपास का टाइम हो चुका है, बहुत ज्यादा चलता नहीं है। ऑल द एनबीसीसी चलो सरकार काफी ऑर्डर यहाँ पर दे देती है, सरकार कंपनी आप लोग उसको यहाँ पर कह सकते हो, बट अगर मैं इसको कुछ ज्यादा यहाँ पर बोलूंगा नहीं, उल्टा सीधा, बस मैं यहाँ पर खाली आप लोगों को गाइड कर देता हूँ।
पोर्टफोलियो में है तो ठीक है, वरना एट दिस पॉइंट इसको बाय मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो राइटली वैल्यूएशन है, और जो स्टॉक का जो एक नॉर्मल जो पी है वो लगभग लगभग यहाँ पर 60 के आसपास ट्रेड करता है, और अभी भी लगभग 56 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। तो अपसाइड यहाँ पर हो सकती है, अगर पोर्टफोलियो में नीचे से बाय किया है, वरना इस पॉइंट पे बाय मत करना। इन्वायरो इंफ्रा को प्लीज होल्ड करो। इन्वायरो इंफ्रा रोज थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चल ही रहा है आजकल, मैं देख रहा था अभी भी एक महीने में 10% के आसपास भागा है। थोड़ा सा ज़्यादा भाग गया तो थोड़ा सा करेक्शन आना बनता है, बट अगेन इसको आप लोग होल्ड करो। 1 से 2 महीने वापस से आप लोगों को अपने आईपीओ के प्राइस तक जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये वाला भी हो गया। डिक्सन, जैसा कि मैंने बोला, आराम से भाई होल्ड करो। डिक्सन बहुत चलेगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। भारतीय एयरटेल एयरटेल और जियो दोनों के लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, खासकर तब जब वोडाफोन यहाँ पर बंद होने की कगार पे आ चुका है। तो एयरटेल अगर किसी की भी पोर्टफोलियो में है तो एयरटेल आप लोग आराम से यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। 11 लाख रुपए की कंपनी है। ऑल दो मैं इसको ना होल्ड करने की रिकमेंडेशन दूंगा, ना बाय करने की रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि देखो भागेगा, बट इसका भागना और किसी छोटी चीज का भागने में फर्क है। अब यहाँ पर देखो यार, 11 लाख करोड़ की कंपनी है, एक जनरल एडवाइस सबको दे रहा हूँ, ये 10% भी भागेगा तो 1,10,000 करोड़ कहाँ से इसमें ऐड हो जाएगा। इसीलिए इसका पीवी देखो तो ये सब ऐसे ही रहते हैं, सब अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनी है। मैं कभी बाय करने को ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। पोर्टफोलियो में है, रखा हुआ है भाई, आपके पास होंगे 50-60 करोड़, तो आपने कहीं भारतीय एयरटेल भर के रखा होगा पोर्टफोलियो में अपने, जिससे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आए। क्योंकि भारतीय एयरटेल वगैरह ये सारे स्टॉक्स जनरली पता है हम लोग कैसे लोगों को देते हैं, जिसकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल हो, क्योंकि ये सब अल्ट्रा लार्ज कैप की कंपनियां हो जाती हैं, कोई रिटर्न वगैरह कुछ खास ज़्यादा बनाती ही नहीं है। भारतीय एयरटेल ने भी जो बनाया है वो वोडाफोन के बंद होने की न्यूज़ की वजह से बनाया है यहाँ पर, वरना जनरली इतनी लार्ज कैप की कंपनियां नहीं बनाती हैं। प्रीवियस रिटर्न मत देखना, अभी की मैं बात कर रहा हूँ। 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे आने के बाद यहाँ पर आप कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा ये सर मैं आप लोगों को 3-4 भाई बता चुका हूँ मैं तुमको। केएनआर कंस्ट्रक्शंस भाई, के एन आर कंस्ट्रक्शंस का आईपीओ अभी आया था कुछ टाइम पहले। यहाँ पर जो लॉक इन था वो तो खत्म हो चुका है फिलहाल, जो भी यहाँ पर था, बट ज़्यादा कुछ यहाँ पर ये चला नहीं है, तो इसको भी मैं आप लोग को यहाँ से गाइड कर देता हूँ। छोटी कंपनी है, बाय करके रख सकते हो पोर्टफोलियो में, बहुत सही वैल्यूएशन पे मिल रही है, बहुत बढ़िया कंपनी है, प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। बट पिछला जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था वो थोड़ा सा यहाँ पर खराब आया था। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग केएनआर को यहाँ पर अगले क्वार्टर तक होल्ड कर सकते हो, तो होल्ड करो। केएनआर अगर चलता है तो मुझे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चल जाना चाहिए। वैसे भी ऑल टाइम हाई लगभग 350 रुपये के आसपास का है, इस समय आप लोग को 200 रुपये के आसपास का मिल रहा है, तो बाई किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा उस फ्रेंड्स में नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। ठीक है। बाकी केपीआई ग्रीन, जैसा कि मैंने बोला, केपीआई ग्रीन भी आप लोग की जो कंपनी है वो 9,000 करोड़ की है। केपीआई ग्रीन या केपीआई टेक में रख सकते हो, बट इससे बेटर रहेगा कि अगर आप बाय करना चाहते हो तो प्रीमियर एनर्जीज बाय कर लो, स्लाइटली बेटर चॉइस रहने वाली है। डाटा पैटर्न डिफेंस सेक्टर भाग रहा है आजकल, तो ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं मैं यहाँ पर। अगर पोर्टफोलियो में होगा तो बढ़िया पैसा आप लोग बना रहे होगे, वरना डिफेंस पैटर्न, जैसे डिफेंस स्टॉक्स में मैंने आपको क्या बोला कि सारे यू पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और यू पैटर्न के कंप्लीट होने के बाद स्टॉक्स यहाँ पर साइडवेज थोड़े टाइम के लिए हो जाएंगे। तो अगर मान लो कि यहाँ पर जो टारगेट है वो 3,500 रुपये के आसपास का रहेगा, तो 3,500 रुपये पे आप लोग यहाँ पर एग्जिट ले सकते हो। और अगर उसके बाद भी होल्ड करते हो तो कम से कम 3 महीने तक कोई मूवमेंट नहीं आएगा स्टॉक में, ये मान के होल्ड करना। और वैसे भी अगर डाटा पैटर्न की मैं यहाँ पर बात करता भी हूँ, अगर मान लो, तो डेटा पैटर्न के बारे में देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पी पे इस समय ट्रेड कर रहा है, तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा कसके यहाँ पर भाग गए हैं। डैम कैपिटल मेरे पास खुद ही है, मैं दूसरों को क्या बताऊँ, डैम कैपिटल तो मेरे पास खुद ही मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर। आज ही लगभग 4-5% के आसपास बढ़ा था, क्योंकि पूरे पूरे कैपिटल मार्केट के जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर भाग रहे हैं, तो उस सेंस में डैम कैपिटल को आप होल्ड कर सकते हो। IRFC, RVNL दोनों मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो में कवर करे थे। हाल का जो मैंने, अरे यार हाल का भी तो मैंने टारगेट दिया था यहाँ पर, वो भी तो टच हो गया था। हाल का भी तो मैंने टारगेट दिया था, यहाँ पे कहीं बाय करवाया था मैंने। यार सब लोग बहुत गायब हो जाते हो, कुछ बताता नहीं है मुझे, मैं भूल जाता हूँ अगर मैं तो लगभग ये भी 40% के आसपास भागा है। नीचे से अगर किसी ने बाय किया होगा तो वो तो लगभग 60% के आसपास भाग चुका है, वरना हाल भी काफ़ी भागा है। अब डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स डिफेंस की वजह से भागे हो सकते हैं, मैं उसका क्रेडिट यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, बट जो है वो है 5,000 रुपये के आसपास हॉल यहाँ पहुँच चुका है, वही 5,500 रुपये के आसपास ये भी फिर आप लोग का साइड वेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अनलिस्टेड मार्केट में ओयो 50 रुपये का दे रहा है, आई डोंट थिंक अच्छी डील है। कि आपको क्या लगता है? देखो पहली बात तो अनलिस्टेड मार्केट में क्या होता है, अगर तुम शेयर बाय करने जा रहे हो तो पहली बात तो ये रहता है कि तुम्हें कोई स्टॉक हो सकता है कि यहाँ पे 50 रुपये का मिल रहा है,
कोई दूसरा आदमी तुमको 45 रुपए का दे दे, या इसी से तुम अगर क्वांटिटी बढ़वा लोगे तो तुमको ये भी हो सकता है 45 रुपए का दे दे। पहली बात तो प्राइसिंग इन लोगों की बहुत डायनेमिक होती है, सही नहीं होती हैं उतनी ज़्यादा। सेकेंडली बेचना बेचना बिल्कुल भी ना पड़े, इस बात को मान लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर HDFC सिक्योरिटीज ले रखा है और बोट के शेयर्स ले रखे हैं। मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे आज के दिन पे वहाँ पर 10 to 20% के आसपास की एक ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं दूं। तो प्लीज़, इसमें लिक्विडिटी बहुत ख़राब होती है, और तुम परचेज भी कर रहे हो, तुम तुरंत उसको बेचोगे तो भी वो तुमको 20% पैसे नीचे देगा, मतलब कि 20% तुम्हारी ब्रोकर चली जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, ओयो बकवास है। ओयो बहुत बड़ी मार्केट कैप का एक अनलिस्टेड में स्टॉक है। देखो, मार्केट कैप देख के लिया करो, तुम लोग प्राइस देख के लेते हो। कभी भी कोई भी शेयर प्राइस देख के मत लो, मार्केट कैप देख के लो। इतने बड़े मार्केट कैप से तुम रिटर्न नहीं बना पाओगे, तुम इतने मार्केट कैप से रिटर्न बनाओगे जब वो इतना बड़ा बन जाएगा। तो ओयो का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, बोर्ड का आज बड़ा हो चुका है। पहली चीज, मार्केट कैप देख के लो, ठीक है। दूसरी बात, हमेशा वो कंपनी लेना अनलिस्टेड मार्केट में से जिसका आईपीओ ना आने वाला हो, मतलब कम से कम 3-4 साल तक आईपीओ का कोई भी प्लान ना हो, मतलब कि तुम्हारा पैसा कम से कम 3-4 साल तक ब्लॉक रहे, तभी तुम पैसा बना पाओगे। क्योंकि आईपीओ के आने से जस्ट पहले ये लोग प्राइस इन्फ्लेट हो जाती है। जो तुम लोग जीएमपी देखते हो, जीएमपी वो अनलिस्टेड मार्केट की ही प्राइस होती है, ठीक है। जीएमपी जो तुम लोग देखते हो यहाँ पर, इसीलिए उसको अच्छे से कर लेना। एनएफडीएल का अनलिस्टेड शेयर में बिल्कुल भी बाय मत करना अनलिस्टेड मार्केट में, क्योंकि ये जो एनएफडीएल का जो स्टॉक है, मुझे नहीं पता, इस समय शायद 2 या 3 हज़ार रुपये के आसपास का मिल रहा है। मैंने इसको लिटरली 400 रुपये पे और 300 रुपये पे मिलता हुआ देखा है मैंने इसको। इस समय ये बहुत भाग चुका है। एनएफडीएल लेने का मेरा मन था, मैं ले नहीं पाया। रीज़न क्या था? एनएफडीएल की लॉट आ रही थी। जैसे ओयो तुमको खुला मिल जाएगा, बोट तुमको खुला मिल जाएगा, एचडीबी फाइनेंशियल तुम्हें खुला मिल जाएगा। एनएफडीएल का वो लॉट पूरा पूरा दे रहे थे, और दूसरा वो एनएससी के वो पूरी 30 लाख रुपए की लॉट दे रहे थे। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था, इसीलिए एनएससी और एनएफडीएल तो बिल्कुल ही मत बाय करना। बल्कि एनएफडीएल तो मिल भी नहीं रहा होगा, एनएफसी मिल रहा होगा, एनएफडीएल तो मिल भी नहीं रहा होगा। पी इंडस्ट्रीज मैंने कवर कर लिया। और एस्ट्रल भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, चल नहीं रहा है। एस्ट्रल भी तुम लोग बाय कर सकते हो, ऑल्दो एक महीने में लगभग 13% के आसपास भागा है, बट जो टारगेट है वो लगभग 2,500 रुपये के आसपास का है। यहाँ पे भी यू पैटर्न बनना स्टार्ट हो चुका है। इमीडिएट जो टारगेट होगा वो लगभग 1,800 रुपये के आसपास का होगा। स्क्रीनर पे भी मैं चेक कर चुका हूँ, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। एस्ट्रल बिल्कुल बाय कर सकते हो। भाई स्पैक्स क्यों इतना प्रॉफिट पीट रहा है? ये कौन सा कंपनी है भैया? सन फार्मा? अरे भैया, ये सब तुमको मैंने कई बार बताया तो है। ये सब फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी के जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, कभी एकदम से पीक पे, कभी एकदम से बॉटम पे। और ये पूरी फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री का ही यही हाल होता है। तुम कोई देख लो, एमक्योर देख लो, अगर हीट, एक बार कहाँ गया मेरा हीट मैप, सिप्ला देख लो, मैनकाइंड देख लो, सन फार्मा देख लो, ग्लैंड फार्मा देख लो, ग्लेनमार्क देख लो, ग्लेक्सो देख लो, अबॉट देख लो, ऑटो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सबका यही हाल यहाँ पर होता है। रिलायंस पावर अवॉइड करो। इसके अलावा कोचिंग शिपयार्ड 12% के आसपास यहाँ पर आज भाग गया। यू पैटर्न यहाँ पर बनने की पूरी पूरी कगार पे आ रहा है, जो टारगेट है वो 2,800 रुपये के आसपास का है। तो बहती गंगा है, 2,800 रुपये तक यहाँ पर इसको बाय किया जा सकता है। इस लेवल्स पे भी थोड़ा रिस्की रहेगा, तो जो लोग यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं वही लोग बाय करें, वरना इसको अवॉइड करें। बट हाँ, जो सच है वो सच है, जो टारगेट है वो यहाँ पे 2,800 रुपये के आसपास का मैं इसको यहाँ पर देना चाहूंगा। बाकी सुजलॉन पुजलॉन, रिलायंस पावर सब छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है। ओला भी छोड़ दो। ओला तो बहुत खराब कंपनी है, जब आईपीओ आया था तभी मैंने मना किया था, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम मैसेज का मैं रिप्लाई अभी कर देता हूँ आप लोगों को। अरे भैया, पिछली वीडियो की भाई यहाँ वीडियो में कमेंट कर देते। ओके, जमुना ऑटो में सर कोई दिक्कत नहीं थी, बस वही है कि स्टॉक चल नहीं रहा है। स्क्रीनर पे भी मैंने इसको कई बार पहले भी कवर किया था, फिर मैंने इसको कवर करना यहाँ पर छोड़ दिया था। कंपनी बढ़िया है अपने आप में, बस चल नहीं रही है इसको, इसलिए मैंने कवर करना छोड़ दिया। क्योंकि इस स्टॉक ने मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा डरा दिया था कि स्टॉक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, इसलिए बस एक इशू था यहाँ पर। बाकी 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 मैं आप लोगों को यहाँ पर कमेंट्स में ही रिप्लाई कर देता हूँ। स्विगी भी सर मार्केट कैप बढ़ा है अपने आप में, कुछ खास यहाँ पे रिटर्न देने वाला नहीं है। मार्केट कैप देखो तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का हो चुका है, बहुत ज़्यादा है नहीं। स्विगी जोमेटो दोनों लॉस मेकिंग में, जोमेटो फिर भी काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है। स्विगी अगर कोई होल्ड करता भी तो लंबे समय के लिए आप लोग को यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा। जीत गई आरसीबी, मैं पंजाब को वो कर रहा था, ठीक है। एनीवेज, चलो इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी हाँ, आईपीओ से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा मेजर अपडेट नहीं है, कोई भी यहाँ पर मेजर आईपीओ आने की उम्मीद यहाँ पर नहीं है मार्केट में। एसएमई सेक्टर में एक छोटा मोटा अपडेट है। एसएमई सेक्टर का एक आईपीओ यहाँ पर आने वाला है, उसका नाम है यहाँ पर ये रहा,
ये 9 तारीख को ओपन होगा। इसका जीएमपी यहाँ पर लगभग 25% के आसपास का चल रहा है, तो इसको मैं एक बार यहाँ पर बाद में कवर करने का ट्राई कर लूँगा अगर कुछ अच्छा यहाँ पर होता है तो। बाकी पूरी की पूरी जो आईपीओ मार्केट की जो न्यूज़ है वो कुछ खास नहीं है। जेप्टो डिफर्स आईपीओ प्लान टू 2026, क्योंकि जेप्टो के यहाँ पर लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो चुके हैं, तो अब अगर ये अपना आईपीओ भी लेके आते हैं तो उसमें मार्केट में आईपीओ इनका पिट जाएगा। जेप्टो का लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल हो चुका है बॉम्बे वगैरह में, तो किसको पता हो ये वाली बात तो। बाकी एच डी बी फाइनेंशियल्स का भी आईपीओ आने वाला है यहाँ पर, शेयर होल्डर कोटा भी इसमें जहाँ तक होना चाहिए। तो एच डी एफ सी बैंक का एक एक शेयर बाय कर लो, ये बढ़िया कंपनी रहने वाली है फॉर आईपीओ। लगभग 1300 रुपये के आसपास का अनलिस्टेड मार्केट में अभी भी कंपनी मिल रही है, बट बाय मत करना, बिल्कुल भी बाय बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। बाकी चलो आज की वीडियो में इतने, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में कल।